हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से जिन्होंने इस बार जेआरएफ अपना नेट जेआरएफ लिया है और इस बार का एग्जाम क्रैक किया है। तो आज हमारे साथ है संदीप, मीरा जिसने फर्स्ट टाइम में ही नेट क्वालिफाई किया है, सृष्टि और अर्चना। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, आप लोगों ने चैनल पे वीडियोस देखे ही हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है कि जिन्होंने एक एक मार्कसेट किया है, क्योंकि अर्चना की खूबी है कि इसने जॉब करते हुए साथ साथ ये जॉब भी कर रही है। उसके बाद ये टीचिंग वाले प्रोफेशन में भी है, प्लस साथ साथ ये तैयारी भी कर रही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसी तरीके से अपनी अपनी जर्नी, नेट की जर्नी लेके चल रहे हैं। और सृष्टि की बात करें और संदीप की बात करें तो ये एक बोल सकते हैं कि मेरे सबसे ओल्ड स्टूडेंट हैं और सबसे ब्राइट स्टूडेंट हैं। मैं सबको सबकी तारीफ करती हूँ, लेकिन इन दोनों से कुछ ज्यादा ही मेरा लगाव है। सृष्टि ने 2 से 3 बार नेट कर लिया है, इस बार इसने जेआरएफ लिया है। और संदीप ने भी पिछले 2 बार उसने नेट क्वालिफाई किया, इस बार जेआरएफ लिया है। तो इनकी भी जर्नी बिल्कुल अलग है, ठीक है, क्योंकि इनको ये बताएंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको दिसंबर में आने वाले एग्जाम में फॉलो करनी है, ताकि जो गलती या जो कमी रह गई है पिछले सेशंस में और इन्होंने इस बार जेआरएफ लिया है, वो गलती आप ना दोहराएं। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। और मीरा है जिसने फर्स्ट टाइम नेट किया है, तो हम लोग इनकी जर्नी के बारे में पता करेंगे। और दिसंबर में जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले सबका वेलकम है आज के सेशन में, और सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी अपना नेट जेआरएफ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संदीप से मैं जानना चाहूंगी। संदीप, आप बोलिए। जी संदीप, मैम। व्हाट डू यू? यस। मैम, जी जी मैम। स्ट्रेटजी मैम, जिस प्रकार मैंने तैयारी किया मैम, तो सबसे मुख्य रूप से स्ट्रेटजी मैम ये होनी चाहिए सभी के लिए जो नए हैं। जो नए बच्चे भी जुड़ते हैं मैम, जब वो 1 से 2 अटेम्प्ट वो देते हैं, तो जब उनका नहीं हो पाता है तो वो काफी दुखी महसूस करते हैं काफी, कि मेरा नहीं हो रहा है, मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे पढूं। तो उन सभी के लिए ये कहना है कि आप इस तैयारी में हैं जिसमें आपको चीजों को काफी गहराई से पढ़ना होता है। जब आप चीजों को काफी डीपली पढ़ेंगे और इनमें आपको समय देना होता है, तो हाँ, टाइम बिल्कुल देना होगा। 6 माह से 1 साल, है ना, इससे अगर अधिक भी लगे तो बिल्कुल जी, टाइम आप बिल्कुल डिवोट करें और लगातार आप जो है चीजों को पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आप उन चीजों को करें, तो आप जरूर सफल होंगे इसमें। और घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं कि मेरा हाँ, नहीं हो रहा है पेशेंस तो बहुत, हम कर नहीं पेशेंस पाएंगे रखना इस बहुत तरह से। जरूरी है। तो पेशेंस बिल्कुल नहीं रखना हो। बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने जी जी बोला, पेशेंस, हार्डवर्क और जी डेडिकेशन। मैम। तो तुम लोग पेशेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन की जीते जागते सबूत हो, उदाहरण हो कि तुम लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। ऑफ कोर्स तुम लोगों जी ने मैम, मैंने बिल्कुल तुम लोगों की जर्नी उदाहरण है। देखी है। यस, मैंने तुम लोगों की जर्नी देखी है। और सृष्टि, तुम बताओ जी अपनी जी जर्नी के बारे में कि सृष्टि भी बहुत पैसा, 3 बार इसने नेट क्वालिफाई किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है सृष्टि, है ना, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बताओ कि पिछली बार ऐसा क्या हुआ और इस बार तुमने क्या चीज फॉलो की, तुमने जेआरएफ ले लिया। तो ऐसी क्या चीज तुमको डिफरेंस क्या देखने को मिलता है दोनों बार में? मैम एक्चुअली जितने बार भी हम मतलब नेट क्वालिफाई हुए तो मत एक ही चीज नोटिस किए है कि हिस्ट्री तो मतलब कि आपसे पढ़े हैं तो मतलब जितना मेरा दक्षिण भारत बहुत ही ज्यादा कमजोर था, मतलब बहुत ज्यादा हमको समझ में भी आता नहीं था। तो जितने भी वीडियो हम मैम आपका ही देखे हैं दक्षिण भारत का, लगातार बार बार आपका एक मतलब कोर्स भी है सिर्फ दक्षिण भारत पे, उनको हम बार बार देखे हैं। उसके बाद हमको ये लगा कि जैसे पेपर वन ही मेरा जो है रिजल्ट खराब कर रहा है, तो हम सोचे कि पेपर वन पे ध्यान देना चाहिए। तो मैम तोशिबा शुक्ला मैम का क्लास हम बहुत देखे। तो उनके क्लास से मतलब कि जैसे 21-22 क्वेश्चन मेरे सही होते थे या 25 तक जाते थे, उनसे ज्यादा होते ही नहीं थे। हिस्ट्री तो लगभग ठीक था, पर पेपर वन की वजह से हर बार रुक जाते थे। तो सोचे कि नहीं, पेपर वन को इस बार थोड़ा ध्यान देना होगा, कम से कम और 5 मार्क्स पे बढ़ जाएंगे तो शायद रिजल्ट बनेंगे। तो मैम थोड़ा सा वर्क पेपर वन पे किए तो मतलब क्लियर हो गया। वही मैंने आप लोगों को बोला है कि पिछले एग्जाम में जो भी आपका रेस्पॉन्स शीट है, जिनका भी इस बार नहीं हुआ ना, उनको मैं यही बोलती हूँ, बाबू आपके पास रेस्पॉन्स शीट है, आप देखो, अपने आप को रिव्यू करो कि मेरी कहाँ पे गलती हो गई है मुझसे। अगर हिस्ट्री वाला पोर्शन वीक है तो कौन सा पोर्शन वीक है, क्या मेरे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं कि फैक्टेबल क्वेश्चन गलत हुए हैं, मुझे किस पे काम करना है, किस पे ध्यान देना है। अगर आपका हम्म। पेपर वन पे काम करने की जरूरत है तो पेपर वन पे काम करो, क्योंकि ये रिव्यू ना, आपको अपने आप का जब रिव्यू करोगे ना, तो वो ये चीज आपको आगे चल के बताएंगी कि हाँ मैंने ये गलती की। जैसे कि तुमने बोला कि पिछली बार मैंने ये सब चीजों को जी रिव्यू किया तो मैम। इस बार मैंने पेपर वन पे ज्यादा ध्यान दिया। तो ये
मैम मेरा दो ही वीक पॉइंट था। मेरा दो वीक पॉइंट है। फर्स्ट तो पेपर वन, और दूसरा मेरा साउथ इंडिया वाला हिस्ट्री जो है, दक्षिण भारत के इतिहास। वो हाँ। मेरा बहुत ही बेकार सा था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था, कब पल्लव चालुक्य चोल एक साथ पूरा मिक्स हो जाते थे, हमको अब कुछ भी ठीक, समझ में नहीं अब आता तो था। सब क्लियर है ना कि हाँ पल्लव कब है, चोल जी कब है, मैम। चालुक्य। हम लोगों ने इन सब चीजों को अब इतने तो अच्छे पूरा से डिस्कस किए थे। जी अभी तो पूरा क्लियर है कि कौन किसके समकालीन है, कौन किससे युद्ध हाँ। हुआ है, वो सारा अब सब तो मान लो कि पता चल कहीं जाता। जाओगे पहले भी, तो कहीं जाओगे भी टीचिंग प्रोफेशन में बोलेंगे कि भाई समझा दो, तो तुम क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन कर सकती हो। जी मैम आराम से समझा पाऊंगी मैं। यस। अर्चना, आप बताओ अपने बारे में कि आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई पढ़ाई कैसे हैंडल करते हो। ऊपर से आपने जेआरएफ ले लिया, तो ये आपकी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए मैं ना अलग अलग तरीके के चार लोगों को रखना चाहती थी, क्योंकि ना आप लोग से बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे हमारे क्लास में ज्योति है, बबीता है, जो लोग ना जॉब करते हैं, उनको टाइम ही नहीं है पढ़ने का। तो आप बताइए कि टाइम कैसे मैनेज करते थे और कैसे आपने जेआरएफ लिया है। हेलो मैम, मैं अर्चना। मेरा एक्चुअली मैम स्टोरी ऐसा है कि मेरा बैचलर्स जो है वो मैंने आर्ट्स में किया ही नहीं है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। माय मैंने गॉड। सिविल इंजीनियरिंग मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया था, लेकिन अंदर ही अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद थी मुझे। तो जैसे ही मुझे मौका मिला डिस्टेंस से हिस्ट्री सीखने का, तो मैं वाइल आई वाज वर्किंग, मैं खुद को एनरोल की मुंबई यूनिवर्सिटी में, और मैंने वो अपना डिस्टेंस एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। फिर मैं फुल टाइम हिस्ट्री को ही डेडिकेट करना चाहती थी, जिस वजह से मैंने लोगों से पता किया कि इसके आगे क्या हो सकता है, मास्टर्स के आगे भी कुछ तो होगा ऐसा कि जिससे मैं अपने सब्जेक्ट से ज्यादा क्लोज रहूंगी। तो फिर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे गाइड किया, बोला कि ऐसा एक एग्जाम है नेट, और अगर उसमें भी अगर तुम ज्यादा मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हारा जेआरएफ भी हो जाएगा। तो मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 में, एंड मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो मेरा मार्क्स बिल्कुल भी नहीं थे, ना ही पेपर वन में थे ना ही पेपर टू में, क्योंकि मुझे हिस्ट्री जीरो कुछ भी नहीं आता था। एक लाइकिंग होना एक अलग बात होती है, और उसमें स्कोर करना एक दूसरी बात होती है। तो मैंने धीरे धीरे करके ब्लॉक बाय ब्लॉक अपना जो भी बेसिक्स है, राइट फ्रॉम प्री हिस्ट्री, मैंने स्टार्ट किया। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो आपका और ओम सर का है। और तो मैंने पहले अपना पेपर टू थोड़ा थरर किया। हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क वीक है लग रहा है। 2023 में भी मैंने सिर्फ एक अटेम्प्ट। हेलो। हेलो जी हेलो, मैम। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। हेलो हेलो। हाँ। तो वही मैम, तो मैंने 2023 का जब दिसंबर अटेम्प्ट लोगों ने दिया था, तो मैंने वो मिस कर दिया था। तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि एग्जाम का पेपर सब बोल रहे थे इजी था, और शायद से मेरा हो भी जाता था। तो मैंने वो एग्जाम दिया नहीं, लेकिन मैंने मन में ये ठान लिया था कि अभी जो भी एग्जाम होगा, कुछ भी हो जाए, भले मैं प्रिपेयर्ड हूँ नहीं हूँ, अटेम्प्ट तो करना ही है। तो उसमें मैंने अपना सब कुछ दे दिया। मेरा जो बेसिक्स है, मैंने अपना सारा जो भी पीवाईक्यूज आप कराते थे वो मैं ज्यादा फोकस करने लगी। और फिर पेपर वन का वही पीवाईक्यू वाला ही स्ट्रैटेजी था मैम मेरा। तो मैं पीवाईक्यूज ही लगाती थी ज्यादातर। और अगेन एग्जाम से एक हफ्ते पहले मुझे फिर से डर जैसा बैठ गया कि एक और बार फेल होने का डर बहुत अंदर ही बस गया था मेरा। तो मैं पूरा मन बना लिया था कि शायद मैं ना दूं तो क्या होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि तुमको देना ही है ये वाला एग्जाम, क्योंकि एक बार एग्जाम हो गया है और एनटीए ने तुमको तुम्हारा रिजल्ट नहीं दिया, तो एटलीस्ट एनटीए को वसूलने के लिए तो तुमको सेकेंड टाइम देना ही है। तो वो आइडिया लेके मैं गई थी। मैं बिल्कुल भी, मैं एकदम केयर फ्री थी। मुझे 100% श्योर थी मैं कि मेरा होने नहीं वाला है, नेट भी नहीं होने वाला है, जेआरएफ तो दूर की बात है। जिस दिन एग्जाम दे के आए उसके नेक्स्ट डे वापस मैं 4:30 सुबह उठ के पढ़ने को स्टार्ट, मेरा वही स्केड्यूल चालू था कि मैं हाँ, 4:30 को उठ शेड्यूल, के मैं ये मेरा पढ़ाई शेड्यूल, स्टार्ट मैं ना कर। शेड्यूल भी आप लोगों से पूछूंगी कि आपने कितने घंटे दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ना वो उस पे भी मैं आऊंगी। तो ये तुमने अपना जेआरएफ ले लिया इस तरीके से, है ना, आई होप फॉलो से। हाँ हाँ मैम, ऐसे मैं करती गई। और फिर जब आंसर की रिलीज हुआ तो मुझे होप आया कि मेरे 101 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, एंड मैं खुद सरप्राइज थी। और फिर चैलेंज होने के बाद और 3 क्वेश्चंस जो भी चैलेंज क्वेश्चंस थे फर्स्ट शिफ्ट के, वो सारे मेरे फेवर में आए।
तो तो उस तकरीबन आपके हिसाब एक से तो चार मैं फिर क्वेश्चन सही है, कॉन्फिडेंट एक हूँ तो कि 4 क्वेश्चन सही है हाँ ना? मैम, हाँ मैम, हाँ। चलो बहुत बहुत तो बधाई, उस बड़ा तरह बड़ा से हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच मैम। ओके मीरा, तुम बताओ अपने बारे में कि फर्स्ट टाइम तुमने कैसे नेट ले लिया? तुम्हारी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम आप आपकी मतलब गाइडेंस से नहीं हो पाया है मेरा तो नेट। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, आप लोग का अपना मेहनत बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है। बहुत सारे लर्नर्स को मैं देख रही हूँ 6 बार 7 बार वो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, नेट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज थी जो तुमने मतलब फॉलो की है? लॉन्ग नोट्स पढ़े, पीडीएफ पढ़ा है, क्लासेस देखी हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या किया है? मैम शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, जो आपने लास्ट टाइम वो क्रैश कोर्स शुरू किया था ना, उससे हाँ मुझे बहुत हेल्प हुई मैम। शॉर्ट नोट्स बनाए, आपके जो भी नोट्स डाले ना आपने उसके, और लास्ट टाइम वही पढ़े। बहुत शॉर्ट हेल्प हुई नोट्स मैम उससे ना, मुझे। शॉर्ट नोट्स ना लास्ट टाइम बहुत हेल्पफुल होते हैं। संदीप का भी मैंने देखा है कि उसने ना बहुत सारे शॉर्ट नोट्स किताबों में भी लिख के रखा है। सृष्टि ने तो पूरी किताब को कलर करके रखा हुआ है, बहुत सारी चीजों को एकदम अंडरलाइन। ये लास्ट समय चीजों को हाईलाइट करके पढ़ना ना बहुत हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी जाना नहीं है, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग बुक कौन सा सजेस्ट करोगे? क्या हमें कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना चाहिए या फिर फैक्टुअल बुक पढ़ने चाहिए, या फिर बैलेंस बना के कि भाई कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है? बहुत लोग ना बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो पहले संदीप शुरू करो, बारी बारी से सभी लोग बताना। जी मैम। मेरा मैम जो मैंने तैयारी की तो मैम मेरे अनुसार पुस्तकों का ढेर ना आप लगाएं। हाँ। सर्वप्रथम तो ये बात आप माइंड में रखें कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो आपको बहुत सारी कंफ्यूज भी करती है पुस्तकें, बहुत सारी ना कंफ्यूज पुस्तकें भी करती बिल्कुल है। नहीं लेनी है। तो केवल एक ही बुक को सिलेक्ट। जी मैम। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के लिए केवल एक ही पुस्तक आप रखें। तो जिस प्रकार मैंने और फैक्ट्स को, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए आप अलग से पुस्तकें आप रख सकते हैं। लाइक जैसे उपेंद्र सिंह की मैम की बुक है, और सब ऐसी वर्मा है, तो ये सब आप रखें। केसी श्रीवास्तव, जो चीज आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कुछ और ज्यादा, तो आप चीजों को ढूंढें। लेकिन एक ऐसी पुस्तक अपने पास रखें जिसको आप बारी बारी से आप केवल उसी को पढ़ें। जैसे मैंने सौरभ चौबे सर की बुक पढ़ी सर, मैंने तो प्राचीन और मध्यकालीन के लिए मैंने सौरभ चौबे सर की बुक पढ़ी, और आधुनिक के लिए जिसमें फैक्ट्स भी हैं मैम, उसमें थ्योरी भी अच्छे हैं। तो परीक्षा वाणी की पुस्तकें मैम मैंने इसी पुस्तक को फॉलो किया केवल। हाँ, और एक और बात, मैंने बारी ना बारी से मैंने बुक इसको वीडियो दो बनाया, टाइम 3 टाइम मैंने बुक पर पूरी भी पुस्तक वीडियो को पढ़ा। बनाया, बहुत छोटे अच्छे छोटे मैंने अच्छे। नोट्स भी बनाए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी अच्छी मैंने जी। बुक्स बनाए हैं। छोटे छोटे मैंने बुक्स की मैंने वीडियो बनाया, आप लोग वो बुक भी, वो वाले वीडियो जी। भी फॉलो कर सकते हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं कर सकते जी मैम। तो नोट्स बना बना के मैम मैंने सारी चीज़ों को वहाँ से पढ़ा, तो काफ़ी वहाँ से हेल्पफुल हुआ वो सारी चीज़ें। और मैम इसके साथ साथ मैम आपकी क्लासेस, तो मतलब ये चीज़ तो हम, मेरे माध्यम से हम जो भी हमको देखेंगे, हम उनको बस यही बोलेंगे जेन्यून होकर के कि मैम का क्लास बिल्कुल आप रेगुलर देखें। क्योंकि हैं। आप रेगुलर। पुस्तक तो पढ़ लेंगे स्वयं से, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आप खुद से आप नहीं समझ पाओगे, बना नहीं पाओगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आप मैम का क्लास देखें। मैम चीज़ों को इतनी अच्छा से वो करवाई हैं, क्योंकि मैंने काफी समय दिया इस तैयारी में। कि काफी हार्ड एग्जाम होती है, प्रश्नों का स्तर काफी ऊंचा होता है। तो मैंने काफी समय दिया, और मैम के माध्यम से जो मैंने पढ़ा सब कुछ, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा काम आया। तो कॉन्सेप्ट का होना, समझना बहुत जरूरी है। तो मैम बस ये आपके क्लास से ही सब कुछ मैम, मेरा सब कुछ बिल्डअप थैंक यू हुआ। सो मच संदीप। चीजें। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग सब लोग मेरी तारीफ करो, मुझे पता है कि देखो आपका जब तक हार्डवर्क नहीं जी रहेगा जी ना, टीचर कुछ नहीं कर सकता है। अगर टीचर चाहे कि भाई सबके करा दे तो उसके तो सारे स्टूडेंट टॉप कर जाए। तो आपका अपना हार्डवर्क ही आपको सफलता तक पहुंचाता है, मैं बस गाइड करती हूँ। आपको जहां दिक्कत है मैंने आपको बता दिया। आपने हमेशा देखा है कि मैं 24/7, मैं अगर बोलूँ ना तो ये झूठ नहीं होगा। आप लोगों ने जी कभी मैम। मुझे मैसेज किया है, मैंने बोला है। संदीप ने ये भी बात मुझे बोली कि जब मैं अनअकैडमी से लेफ्ट हुई तो उन्होंने यही बात बोली कि मैम आपके लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज अपना ऐप लेके आइए। तो ऐप तो जल्दी ही आने वाला है, मुझे लगता है 8-10 दिनों जी में आ जाएगा ऐप। और उसमें फिर अभी तो देखो 2 महीने में पॉसिबल नहीं है कि कोर्स हो जाए। ये एकदम पॉसिबल नहीं है, कोई भी दावा करता है तो फेक है, झूठ है। मैं एकदम खुलेआम बोलती हूँ कि कोई भी आके बोले कि हाँ 2 महीने में हम आपका हिस्ट्री करा देंगे, तो हो ही नहीं सकता है। जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है जिन्होंने जेआरएफ लिया है वो जा करके देख लिया, उनसे भी पूछ लीजिए। उन्होंने एक लंबी जर्नी दी है बाबू इसको, इस स्टडी को।
ऐसे 2 महीने में या फिर 80 दिन में, 70 दिन में नहीं होने वाला है। तो फिर दिसंबर या जनवरी में एक डिटेल कोर्स में लेके आऊंगी, जिसमें पूरा अच्छे से डिस्कशन होगा। जैसे साउथ की हिस्ट्री, जैसे सिस्टम बोली, अलग से पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत, उत्तर भारत का इतिहास, व्यापारिक रिलेशंस क्या रहे हैं, सिक्कों की अलग जर्नी रही है। तो बहुत चीजों को डीप देखो। हमेशा मैंने इस बात पे आप लोगों को बोला है कि बाबू, आप लोग का फोकस नहीं रहना चाहिए कि हमें केवल एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम तो क्रैक करना है, इसीलिए मैंने इसको जर्नी बोला है। ये आपका जर्नी है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने एकदम आपको नौकरी मिल गई और अब आप सेटल हो गए। ये आपकी जर्नी का पहला पड़ाव है, आपने एक स्टेप लिया है। अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। जितने लोगों ने भी जेआरएफ ले लिया, उनको एक अलग से प्रेशर फील हो रहा होगा कि अब मुझे पीएचडी के लिए क्या करना है। तो पीएचडी के लिए भी बहुत बेहतरीन आप लोग के लिए गाइडेंस लेके आ रही हूँ। कल परसों हम लोग ऐसे लोगों से बात करेंगे जो आपको जेएनयू में जो पीएचडी कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि मैं कुछ भी बोलूंगी गूगल से देख के, दूसरे के वीडियोस देख के, तो आपको जेन्युइन नहीं लगेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल भी नहीं होंगे। मैं ऐसे लोगों को लेके आऊंगी जो वाकई में कर रहे हैं, जेएनयू से कर रहे हैं पीएचडी। अगर आपको जेएनयू, जैसे कि मैं सृष्टि को बोलूंगी, संदीप को बोलूंगी, अर्चना को बोलूंगी, मीरा को बोलूंगी, जितने स्टूडेंट है सबको बोलूंगी कि आप लोग तो भाई इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से ही कोशिश करिए कि भाई हम लोग अपना पीएचडी वहीं से करें। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें रही है, उसने अपनी जर्नी कैसे जी है, अभी भी वो पीएचडी कर रही है। तो कुछ दिन में वो भी वीडियो आने वाला है। और आप लोग सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फॉलो करिएगा। बाकी तो कोई भी हेल्प हुआ तो मैं हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया। यस, डीप स्टडी बहुत जरूरी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है बाबू। केवल एग्जाम क्रैक नहीं करना है, कल को पढ़ाना भी है ना। अब लर्नर्स मिल गए कुछ जी मैम। ऐसे वाले नमूने वाले लर्नर्स जो आपसे एकदम खोद खोद के जी पूछेंगे। तो आपके अपने कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या ही पढ़ाइएगा, है ना। तो इसलिए डीप स्टडी बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, फैक्ट्स भी जरूरी है, और डीप स्टडी, डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग की आप लोग क्या टिप्स देना चाहोगे, जितने भी लोग अभी तैयारी करेंगे दिसंबर के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड। अब अपने एक्सपीरियंस से आप लोग बताइए। मीरा मीरा से शुरू करते हैं। मीरा, तुम क्या फॉलो करोगी? तुम्हारा नेट हो गया है ना, अब जेआरएफ तुमको लेना है। तुम बताओ कि तुम क्या करोगी, या फिर तुमको अब लगता है कि हाँ मैंने ये गलतियां करी हैं, रेस्पॉन्स शीट में तो देखा होगा, तो अब तुम जेआरएफ के लिए क्या करोगी? और जो लोग तुम्हारे फ्रेंड्स ही है, सारे फ्रेंड्स ही है ना, तो ये उनको क्या टिप्स देना चाहोगी, जो जिनका नेट नहीं हुआ है उनके लिए भी? और एक और बात मैं बता दूं, जिन लोगों का पीएचडी में हुआ है, पीएचडी के लिए वो 1 साल के लिए ही वैलिड है। 17 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया है, 17 अक्टूबर 2025 तक ही वैलिड है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आयोग वाले ये तो बोल रहे हैं कि पीएचडी के लिए आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो तो एंट्रेंस लेती हैं पीएचडी में। तो फिर उनके पीएचडी का क्या ही मतलब है? एक तो इन्होंने, एनटीए वालों ने ये क्लियर नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है पीएचडी का, लेकिन उसके लिए एंट्रेंस देना है, कि उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने नेट लिया है पीएचडी के लिए हो क्या, तो फिर उनका तो देना ही है। तो ये 1 साल के लिए ही वैलिड है। और एक और बात में बहुत इंपॉर्टेंट, कि अभी फॉर्म भरा है 11,21,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, और हुआ कितने लोगों का है, तो मतलब कितने लोगों ने अपियर किया है, एग्जाम दिया है, वो थे 6,84,000। सोच लो कि 11 साढ़े 11 लाख लोगों ने भरा है, और तकरीबन आधे लोगों ने एग्जाम अपियर किया है। अब इतने लोगों ने फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम नहीं दिया है, सोचो कि वो सारे फॉर्म के पैसे कहाँ गए, ठीक है। वो 6,84,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, और तकरीबन 0.72% लोगों के जेआरएफ हुए, 2% से भी कम लोगों के जेआरएफ हुए हैं, और नेट हुआ है 7.8% लोगों का। अब सोचो कि 7.8% लोगों में से आप है जिनका भी नेट हुआ है ना, और उनको बुरा फील हो रहा है कि यार हमारा जेआरएफ नहीं हुआ, तो आप लोग लकी फील करो कि आप 7.8% लोगों में से आते हैं। और 16% लोग ऐसे हैं, इतने लाखों लोगों में से 16% लोग हैं जो पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुए, जो पीएचडी एडमिशन के लिए सेलेक्ट हुए। तो इसीलिए प्लीज मैं यही बोलूंगी कि यस, दुख तो लगता ही है जब नहीं होता, अपने मन के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन अब इसको ना आप एक मोटिवेशन के तौर पे लो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपको असफलता मिलती है ना, असफलता को अपना मोटिवेशन बनाओ कि हम करके दिखाएंगे। हमेशा मैंने ये बात बोली है, जब दूसरे कर सकते तो मैं भी करूंगी। वो तो एक होता है ना कि जलन वाली भावना, तो जलन वाली भावना अपनी पढ़ाई में डाल दो कि उसने लिया है तो मैं भी लूंगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि आप लोग क्या करिएगा लास्ट समय के लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे। मीरा बताओ, मीरा से शुरू करते हैं। मीरा को मैं बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ। जी मैम,
मैं तो ना आपको ही फॉलो करूंगी JRF के लिए पूरा। और शॉर्ट नोट्स आपके बनाना है। हाँ, और ये भी देखना मीरा कि कितने मार्क्स कम हुए तुम्हारे और क्या चीजें ऐसी करनी है कि तुम्हारा JRF मिस हुआ है। ठीक है, ये भी देखना है ना। वो अपने आप को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मुझे तो फॉलो करोगे, यस, करना ही है, लाइव क्लास में आना ही है। अर्चना आप बताइए, मैम आपका तो खैर कुछ नहीं, लेकिन आप क्या टिप्स देना क्या चाहोगे? आप क्या टिप्स दोगे? तीनों टिप्स दोगे, संदीप, सृष्टि और अर्चना, अपने सारे फ्रेंड्स को आप लोग क्या टिप्स दीजिएगा? मैम, मुझे जितना मैंने एग्जाम पेपर्स मैंने देखा है उससे मुझे यही समझ में आता है कि ऑलमोस्ट हिस्ट्री में सब अप टू 60 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही पूछा जाता है। सिर्फ एक 30 to 40 ऐसे एकदम एब्सोल्युटली बोलते हैं ना नए क्वेश्चंस होते हैं। तो जितना पीवाईक्यूज लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम आंसर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और पेपर वन के लिए तो मैं इतना ही बोलूंगी, अगेन पीवाईक्यूज ही, क्योंकि पेपर वन में घुमा फिरा के कितना ही वो नए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जब तक सिलेबस सेम है वही पीवाईक्यूज ही लगाना है। इस बार मेरे शिफ्ट में तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन है मैम की उन्होंने स्टेटमेंट का पैटर्न तक चेंज नहीं किया था पेपर वन में, वैसे के वैसे ही उन्होंने क्वेश्चंस डाल दिए थे। तो कैसा होता है कि एक बार बहुत हम काफी बार पेपर सॉल्व करेंगे तो देख के ही तुरंत तुरंत आंसर्स अपने माइंड में जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। मेरा ये वाला जो एग्जाम था बिफोर टाइम मेरा खत्म हो गया था, क्योंकि फटाफट फटाफट मेरे को जैसे क्वेश्चंस मैं देख रही थी मुझे आंसर्स अपने आप से आने लगे, उसमें मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाला था। लेकिन हाँ, एवरीडे रेगुलरली कंसिस्टेंटली मैं हाँ, पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में भी, हाँ, अरे हाँ कुकिंग मैम, क्लास लिया 4 दिन गायब रहे, तो ट्रू। ऐसे नहीं होगा बाबू। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू सो मच अर्चना। वही और भले 10। हाँ, या बताओ मैम, बताओ। या यस यस, नहीं नहीं, अर्चना बोलो। अर्चना, यस, तो आप नहीं नहीं, वही मैं कंसिस्टेंसी। वही बोल रही थी कि 10 क्वेश्चन ही सही, अगर 10 क्वेश्चन ही लगा रहे हो एवरीडे, लेकिन वो 10 के 10 एवरीडे तुमको करना ही है, वो कुछ भी हो जाए। तो बस उतना ही था मैम। थैंक यू सो मच। सृष्टि तू बता। मैम हम यही कहेंगे कि जो भी देखेंगे हमको उनके लिए कि सबसे पहला तो हमें बहुत सारे बुक, जैसे हम लोग बहुत सारा बुक पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारा बुक पढ़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। कोई भी एक बुक मतलब कि चुनना पड़ेगा, एक बुक से ही सबको करना पड़ेगा, क्योंकि जितने बुक पढ़ोगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। तो सबसे पहला तो एक कॉन्सेप्ट बुक लेना है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे हम केसी श्रीवास्तव यूज करते थे, केसी श्रीवास्तव में जो भी जैसे कुछ भी जैसे सौरभ चौबे में हम पढ़ते थे, मतलब सौरभ चौबे हम बस प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। प्रैक्टिस के तो लिए। और रेगुलर फॉलो भी करते हैं, तो उनसे जो भी जैसे लगता है कि कोई शॉर्ट टॉपिक है, मान लीजिए कि सौरभ चौबे जो है उसमें बहुत सारे जैसे बल्लभी के मैत्रेय वंश बहुत है, ये थोड़े सब थोड़े दो दो पार्ट दिए लाइन में हुए बस हैं। निपटा दिए हैं। हाँ मैम। तो ये बल्लभी के मैत्रक जो है उनको बस 4-5 लाइन में बस खत्म कर दिए। तो इनको बस 4-5 लाइन ही दिया गया, तो इनको अगर आपको पूरा डीपली पढ़ना है तो फिर आप एक डीपली पढ़ने के लिए बुक भी रखना होगा, इसको आप कैसे श्रीवास्तव से कर सकते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारे तो दूसरा बात मैम बहुत हम अच्छा। जी मैम, और दूसरी बात ये कहेंगे कि पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतने साल से एग्जाम, मतलब 2 साल से तो एग्जाम दे ही रहे हैं लगातार, नेट नेट नेट, और फाइनली JRF हुआ है। तो मैम हम बार बार एक्सपीरियंस तो किए हैं कि पीवाईक्यू हर बार आता है, बस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हमारे शिफ्ट 1 में इस तरह के पूछे थे कि न्याय तत्व है ना मैम, क्वेश्चन न्याय तत्व जो है वो सेम टू सेम मैम इस बार भी एग्जाम में पूछ दिए थे। चलो ठीक है, अब आते हैं, टाइम बहुत कम है क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए शेड्यूल किया है। संदीप तुम बताओ, जल्दी फटाफट से बता दो मुझे कि आपके फ्रेंड्स क्या जी मैम जी। जी मैम, मेरा एक और सब महत्वपूर्ण बात मैं हाँ बोलना वो। था कि जैसे प्रीवियस ईयर तो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कम से कम अगर आप देखें तो 5 साल का प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल कर ले, अपने टिप्स पे कर ले सारे। मैं तो और उसी में करवा रही हूँ। 5 साल के बाद अगर मतलब जी, और अगर पीछे अगर करना है तो 5 से 10 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा इस एग्जाम के लिए। और मैम आपने तो मैम इतना क्वेश्चन करवाया, और अभी भी मैम जब आप 12:30 बजे की क्लास में जब MCQ करवाते हैं तो मैम ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और जो मैम आप एक्सप्लेन करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है मैम, वो सारी चीजें रिपीट होती है। जब जब आपकी क्लास देखते थे हम हमेशा, अभी भी मैम देख ही रहे हैं,
तो उससे क्या है कि जब मैम आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो एक माइंड में कॉन्सेप्ट बनता है। तो कॉन्सेप्ट का बनना, चीजों को समझना, सुन करके चीजों को एक्सेप्ट करना माइंड में, तो वो चीजें मैम काफी हेल्पफुल होती है। तो मैम तो क्लास देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास तो आप लोग हमेशा मैम का देखें ही, इसको छोड़ना ही नहीं है गलती से एक भी दिन, पहला। और बुक्स पढ़ना है, बुक्स के छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं अपने सेल्फ के लिए, और चीजों को बार बार रिवीजन करना है, और क्लास तो हमेशा ही देखनी है। तो इससे थैंक आप यू खुद सो ब खुद मच। आप में जो है आप इम्प्रूव वो देखोगे, वो इम्प्रूव आप देखोगे, तो आप बिल्कुल कर थैंक यू सकते सो हैं इस मच तरह से। एवरीवन। आप थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू।